मेरा सर बुरे तरीके से चकरा रहा था। जो कुछ मैंने सुना था मेरे कान इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने आज तक अपने पति का जो रूप देखा था वो एक फरिश्ते वाला था, लेकिन जिसे एक दूसरे भयानक रूप के बारे में मुझे बताया गया था, मैं इस बात को कभी सच मान ही नहीं सकती थी। सामने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थी और मेरी आंखों से नींद बहुत दूर थी। मैंने करवट बदली तो मेरे पति आमिर बेखबर सो रहे थे। मैं उनके चेहरे को बहुत गौर से देखने लगी थी। चेहरे पर नूर सा था। मुझे कुछ याद आने लगा। मैं कैसे मान लेती उन्होंने कभी भी अपने काम से इनकार नहीं किया था। मैं कैसे मान लेती एक आदमी वैसा गुनाह भी कर सकता है जिसे आज तक अपने काम को अपनी इबादत समझकर किया हो। गरम गरम आंसू मेरी आंखों से निकल कर बह रहे थे। बेख्याली में जब आमिर ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा तो मैं घबरा सी गई थी। वो गहरी नींद में थे। मैंने अपने पति से बेतहाशा मोहब्बत की थी। उसकी कुर्बत, उसकी संगत में आज से पहले बहुत खुश सी रहती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि इस आदमी की कुर्बत मुझे जला कर रख देगी। मैं उनसे पीछे हट गई थी। बात अगर हक के बीच की हो और कोई हमारे लिए आजमाइश बनकर खड़ा हो जाए तो फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ मेरा हंसता भसता घर था और दूसरी तरफ मेरा ईमान था। मुझे अपने कमरे के हर ऐशो आराम और इस बड़े घर से बहुत ही नफरत हो रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो सब पैसा एक गुनाह से मिला था। मैं जैसे जैसे अपने अतीत को याद कर रही थी और एक दर्द से गुजर रही थी। अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट औरतें ही बनती, क्योंकि सारे केस पेट वाली औरतों के ही होते हैं। डॉक्टर आमिर एक मर्द होकर एक गायनेकोलॉजिस्ट था जो बांझपन की औरतों का इलाज करता था और औरतों की कई सारी बीमारियों का इलाज करता था। और मैं भी एक डॉक्टर थी, मैं भी एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। अक्सर हमारी ड्यूटी एक ही साथ लगती थी क्योंकि हम एक ही लाइन से थे। मैं उन्हीं के एक ओपीडी रूम में बैठी थी। जब मैं औरतों से उनकी पर्सनल बातों के बारे में बात करते थे तो मेरे कानों की लौट अक्षराम से लाल हो जाती थी। जब वह औरतों से उनकी पर्सनल बातों के बारे में बात करते थे तो मेरे कानों की लौ शर्म से लाल हो जाती थी। सामने बैठी औरत भी हिचकिचाने लगती थी, लेकिन वो यही कहती थी कि मैं आपका इलाज ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ऐसी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहरहाल डॉक्टर आमिर की इस ये तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता था कि वो औरतों की ऐसी बातों से मज़े उठाते हैं। हर औरत ऐसी बातें किसी मेल डॉक्टर को बताते हुए काफ़ी शर्म सा महसूस कर सकती है। बेशक डॉक्टर आमिर के हाथ में शिफा थी। वो दावे से बांझ औरतों का इलाज करते थे और अभी तक अपने दावे पर खरे भी थे। बहुत सी औरतों के बच्चे हो चुके थे। मैं और डॉक्टर आमिर इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे। मैं उनसे काफ़ी जूनियर थी। वो 35 साल के थे। मैं उन्हीं के साथ बैठी थी। वो मुझे मेडिसिन दिखाने के लिए कह देते थे या फिर औरतों का चेकअप करने के लिए बोल देते थे। उनके ओपीडी के रूम के बाहर औरतों का एक जाम लगा रहता था। पहले मुझे तो ये मालूम हुआ कि आमिर गायनेकोलॉजिस्ट है तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ औरतों के काम होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लेडी डॉक्टर ही ये बनती है। लेकिन एक आदमी को देखकर मुझे उन पर बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। लेकिन अब मुझे उनकी शख्सियत कुछ अजीब और गरीब सी लगने लगी थी। वो दवाई इस अस्पताल में लिख कर देते थे, लेकिन वो कहते थे कि वे एक खास ट्रीटमेंट औरतों के साथ करते हैं और वे अपने प्राइवेट क्लिनिक में ही करते हैं। मैं ये सोचने लगी कि ऐसा भी क्या खास ट्रीटमेंट है जिसे वो अपने क्लिनिक में ही करते हैं। एक बार मैं अपने साथ ही डॉक्टर के साथ मिलकर डॉक्टर आमिर को बातों में लाकर हंस रही थी। इन्हें तो चाहिए कि औरतों का सी सेक्शन भी कर दिया करे। कैसी अजीब सी बात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि औरतें उनके पास इलाज के लिए आती ही क्यों हैं। उन्हें पूरे इस्लामाबाद में कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिलती। मैं नहीं जानती थी कि वे पीछे खड़े हुए हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं पीछे पलटी तो वो हाथ बांधे मुझे ही देख रहे थे। वो सीनियर डॉक्टर थे। मैं उन्हें देखकर बदहवास सी हो गई थी। कहने लगे, क्या आप मेरे रूम में आओ। डॉक्टर तानिया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे कहा था, मेरी जान निकल गई थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैं उनके सामने वैसे ही बहुत डार्क लग रही थी और अब तो मेरी पिटाई पक्की थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। दिल दिल में मैं खुद को बचाने की कोशिश करने लगी थी और सोचने लगी कि मुझे क्या ज़रूरत थी ऐसी बातें करने की। मैं जब उनके रूम में गई तो तब लंच टाइम था, इसलिए कोई पेशेंट वेटिंग रूम में नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने क्या कर दिया। वो मुझे सामने बैठाकर कुर्सी पर बैठने के लिए कहने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर वो मुझे कुछ देर तक घूर कर देखते रहे। मैंने सोचा गलती तो मेरी है, वो मेरे सीनियर है, मुझे उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए कि वो मुझे कुछ कहते या पूछते, मैं खुद ही उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा कि आई एम सॉरी सर, मुझे आपके बारे में ये नहीं कहना चाहिए था। वो कहने लगे कि मुझे बेहद अफसोस है आपकी सोच पर। डॉक्टर तानिया, आप पढ़ी लिखी होकर एक डॉक्टर की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हुई हैं और इस किस्म की बातें करती हैं। अब जब एक मेल डॉक्टर औरत के हार्ट का, पेट की सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है, तो फिर एक औरत के बांझपन का इलाज क्यों नहीं कर सकता।
हमें डॉक्टर के सामने शर्मिंदगी से नज़र नहीं उठा सकती थी। वो कहने लगे कि एक डॉक्टर के लिए उनका मरीज अहम होना चाहिए। पेशेंट भी तकलीफ में आए डॉक्टर के पास उनके मसले का हल होना ज़रूरी है, और मैं अपने हर मरीज के केस को एक चैलेंज समझकर करता हूँ, उस पर जाल लगा देता हूँ। और यही वजह है कि मेरे ऊपर आने वाले मुझे कभी नाकामयाबी का रूप नहीं दिखाए। मैं उनकी बातें सुनकर शर्म के मारे नीचे धंसती जा रही थी। शायद मैं उनके बारे में गलत सोच रही थी। सामने बैठे डॉक्टर की नियत और सोच मुझे कई गुना ऊंची लग रही थी। वो अपने पेशे और ईमानदारी से निभा रहे थे। शायद यही वजह थी कि डॉक्टर आमिर के पास अब तक जितनी भी बांझ औरतों का इलाज किया था, वो सबको औलाद मिल चुकी थी। मैंने दोबारा से उन्हें सॉरी कहा। वो कहने लगे कि मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है तानिया, मेरा मकसद है कि आप एक डॉक्टर की जिम्मेदारियां को समझेंगी और संजीदगी से लें। डॉक्टर आमिर की बात सुनकर मेरी नज़रों में उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे यह हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मैं डॉक्टर आमिर को समझने और देखने लगी, वो वाकई में इंसानी रूप में एक फरिश्ते थे। वे औरतों से भी नज़र झुकाकर ही उनके मसले सुनते थे। वो वाकई में एक काबिल डॉक्टर थे। वो अगर अपने काम के दावेदार थे तो सच्चे थे। उनका ईमान बहुत अच्छा था। वो अपने पेशे से कितने वफादार थे उनका चेहरा बताता था। मेरे दिल में उनकी कदर के साथ साथ मोहब्बत भी बढ़ने लगी थी। वो मुझे भी अपने साथ साथ गाइड करते रहते थे। मुझे वो अच्छे लगने लगे थे। वे एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी, इसलिए उस अस्पताल से ही मेरे लिए 2-3 डॉक्टर के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे लिए डॉक्टर आमिर का रिश्ता आए। वो अभी तक शादीशुदा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा इजहार नहीं किया था। मेरे माँ बाप को उन डॉक्टरों में से डॉक्टर यासर मेरे लिए पसंद आए थे, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। मेरा दिल तो डॉक्टर आमिर के नाम पर धड़कने लगा था। मैंने एक दिन जानबूझकर उन्हें अपने आने वाले डॉक्टर यासर के बारे में बताया। शायद उनका कुछ अलग सा मिजाज बन जाए या मुझे पसंद करते हो, लेकिन वो तो मुझे मुबारकबाद देने लगे। यह सुनकर तो मेरा दिल और ज़्यादा रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू झील की तरह बहने लगे। मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ हैरान से हो गए थे। तानिया, मैंने आपको कभी इस नज़र से नहीं देखा है। मैंने कहा, क्यों, मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है? ये कहकर मैं रोते हुए उनके रूम से बाहर निकल गई थी। अगले ही रोज डॉक्टर आमिर का रिश्ता मेरे लिए आ गया था। उनकी शोहरत से कौन वाकिफ नहीं था। मेरे माँ बाप ने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी तरफ से पूरी हाँ थी। शादी भी कुछ महीने में ही हो गई थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन का भी रिश्ता एक जगह तय हो गया था, इसलिए हम दोनों की शादी एक ही दिन हो गई थी। शादी वाले दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी और मैं ऐसे डॉक्टर की बीवी बन गई थी जिसकी शराफत और इलाज के ढंग के पूरे शहर में बजते थे। शादी की रात आमिर मेरा हाथ थाम कर कहने लगे कि वो नहीं जानते थे कि वही लड़की इस तरीके से उनसे मोहब्बत का इजहार कर देगी। उन्होंने कभी भी किसी लेडी डॉक्टर के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्हें बस अपने फर्ज से मतलब था, लेकिन मेरा इस तरीके से इजहार करना उन्हें अच्छा लग गया था। कहने लगे कि मैं सीधा साधा सा इंसान हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देख सकता हूँ, सिर्फ आए वक्त के वो मेरे फ़र्ज की अव्वल डिमांड है। अगर कोई मेरे क्लिनिक में रात में भी आ गया तो मुझे रात में ही जाना पड़ेगा। आमिर की बातें सुनकर मैं अपने आप को जितना खुशनसीब समझती उतना कम था। मेरे पति एक बहुत अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे पति भी थे। शादी के बाद मैं भी आमिर के साथ उनके क्लिनिक जाने लगी थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद मैं पेट से हो गई थी, इसलिए आमिर ने मुझे क्लिनिक जाने से मना कर दिया था। रब ने मुझे बेटे से नवाजा था। मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे। उन 4 सालों में मुझे ऊपर वाले ने 2 बेटे दे दिए थे। मेरी जिंदगी अब बच्चों के बीच में ही गुजरने लगी थी। मैं एक डॉक्टर होते हुए भी एक हाउसवाइफ की जिंदगी जीने लगी थी। आमिर कहते थे कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम क्लिनिक ज्वाइन कर लेना, अभी तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं घर में बच्चों के साथ ही घनचक्कर बनी रहती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हो गई तो आमिर के नंबर पर कॉल आ रही थी। वो वॉशरूम में थे। मैंने वो कॉल उठा ली। दूसरी जाने पर एक औरत थी जो कह रही थी कि उसने जो ट्रीटमेंट कराया, उसे जो बच्चा पैदा हुआ है वो अनफिट है। वो कहने लगी कि मैं जब उस बच्चे के टेस्ट करवाए वो तो मैं अभी यही तक पहुंची थी कि मुझसे फ़ोन छीन लिया गया था। पहली बार मैंने आमिर को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा था। वह मुझसे अपना फ़ोन लेकर गुस्से से बाहर चले गए थे और जब दोबारा कमरे में आए तो मुझसे कहने लगे कि खबरदार, अगर तुमने मेरा फ़ोन दोबारा टच किया तो वो पहली बार मुझसे इस तरीके से बात कर रहे थे। फिर मुझे अपनी ही गलती लगी कि मुझे उनके मरीज से बात नहीं करनी चाहिए थी। इस बात पर आमिर मुझे कुछ दिन तक नाराज़ ही रहे थे। मैंने आमिर से बात की और मैंने कहा कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो औलाद वाली हो गई थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन अभी औलाद से नहीं हुई थी, जिसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी।
एक दिन मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम अपना इलाज आमिर से क्यों नहीं कराती हो, वो बांझ औरतों और मर्दों का इलाज करते हैं। वो कहने लगे कि मेरा पति इस बात की इजाज़त नहीं देता है, कहता है कि मुझे तुम्हारा बहनोई बिल्कुल पसंद नहीं। उसे डॉक्टरी में सिर्फ इसी फील्ड में जाना था क्या? औरतें मर गई थी। मुझे अपने बहनोई की बात सुनकर उनकी सोच पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। मेरी बहन बहुत ज़्यादा उदास उदास सी रहने लगी थी। आमिर ने अपना क्लिनिक और बड़ा कर लिया था और अब वो वहीं पर मरीजों का इलाज करते थे। मैं घर घर इस कदर उलझ कर रह गई थी कि मैं कभी ही क्लिनिक जाती थी। लेकिन एक बार मेरी बहन का रोते हुए फ़ोन आया और कहने लगी कि उसके पति ने उसे दूसरी शादी की धमकी दी है कि अगर कुछ महीनों में वो पेट से ना हुई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। मेरी बहन सिसकियों से रो रही थी। मैंने कहा कि वो अपने पति के पीछे छुपकर अपना इलाज आमिर से कर ले। वो कहने लगी कि मैं अपने पति से यही बात कही थी कि वह डॉक्टर से इलाज करा कर देख ले, लेकिन उसके पति ने इस बात पर उसे दूसरी शादी की धमकी दे दी थी। मैंने उसे कहा कि वो चुपके से अपना इलाज करा ले। वो मेरी बात मान गई थी। जब मैंने सारी बात आमिर को बताई तो वो कहने लगे कि तुम अपनी बहन को मेरे क्लिनिक भेज देना। मेरी बहन अगले ही दिन आमिर के क्लिनिक में चली गई थी। कुछ टेस्ट जब आमिर ने अपने क्लिनिक में ही मेरी बहन के टेस्ट करवाए तो कहने लगे कि तुम्हारी बहन का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा। मेरी बहन मायके में रहने का बहाना कर कर अस्पताल में एडमिट हो गई थी और कुछ दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चला। फिर वह वापस अपने घर पर चली गई थी। एक महीने बाद जब मेरी बहन ने मुझे खबर सुनाई कि वो पेट से है तो मेरी तो खुशी का कोई इंतहा ही ना रही थी। मैंने कहा कि तुम पहले ही आमिर से इलाज करा लेती तो आज तुम्हारे भी 2-3 बच्चे होते। लेकिन जब ये खबर मेरे बहनोई को पता चली तो एक तूफान सा आ गया था। मेरी बहन से कहने लगा कि तुम कैसे पेट से हो सकती हो। मेरी बहन उसकी बात सुनकर हैरान हुई थी कि कल तक तो ये दूसरी शादी की धमकियां दे रहे थे और आज जबकि मैं पेट से हो चुकी हूँ तो ये मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। मेरी बहन ने कहा कि आप ये मुझसे कैसे सवाल कर रहे हैं। मेरे बहनोई ने जो राज मेरी बहन को बताया, जब वो मुझे मालूम हुआ तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। ये बात अगर कोई और औरत कहती तो मैं शायद इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन वो मेरी सगी बहन थी। वो मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती थी। मेरी बहन को मेरे बहनोई ने वापस घर भेज दिया था और मुझे अपने आप उसके सामने मुजरिम सा लग रहा था। आमिर से मैंने ये बात छुपाई थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि वो औलाद ज़रूर पैदा करे। जब बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो बहनोई का सच भी सामने आ जाएगा। तो उसने यही किया था। लेकिन मेरे होश जब उड़ गए जब मेरी बहन के बच्चा पैदा हुआ और उसकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि वह बच्चा बहनोई का ही था। मेरी बहन बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। कहने लगी कि मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, बच्चे को भी नहीं अपनाएगा। मुझे तुम्हारे पति ने बर्बाद करके रख दिया है। मैं खुद परेशान थी। मैंने पूछा कि वे क्या ट्रीटमेंट करते हैं तो कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम तानिया, मुझे तो बेहोश कर दिया गया था। उसके बाद मुझे 24 घंटे के बाद होश आया था। ये बात मुझे कोई और कहता तो मुझे कभी भी आमिर पर शक नहीं होता, लेकिन वो मेरी सगी बहन थी जिसकी बर्बादी का जिम्मेदार मेरा पति था। मेरा सर चकरा रहा था। मेरे सामने आमिर लेटे हुए थे। उनकी बातें याद आने लगी। वो लंबे लंबे सजदे, ऊपर वाले की बातें, अपने फर्ज के खातिर कुर्बानी की बातें। ये सब क्या था? मैं जितना सोच रही थी उतना ही उलझती जा रही थी। मेरा दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मेरा दिमाग इस तरीके से उलझन का शिकार था कि हर केस का ट्रीटमेंट वो रात में ही करते थे और इस रात को घर पर नहीं आते थे। यही कहते थे कि रात क्लिनिक में लग जाएगी। रात भर वो मरीज के साथ क्या करते थे। सुबह तक मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं आमिर के क्लिनिक जाते ही मैंने उन्हें कॉल की कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। अपने बच्चे मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पर छोड़ दिए और बुर्खा पहनकर आमिर के क्लिनिक पहुँच गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं बांझ हूँ, मुझे औलाद होने का इलाज कराना है। वो मुझसे कुछ सवालात करते रहे, फिर कुछ टेस्ट लिख दिए। मैंने एक बाज औरतों की झूठी टेस्ट रिपोर्ट बनवाई और उनके सामने रख दी थी। उन्होंने मुझे क्लिनिक में भर्ती होने की राय दी क्योंकि मैं भी डॉक्टर थी, इसलिए मैं बहुत सी बातों को जानती थी। उनकी नर्स को कही गई हुई कुछ बातों से मैं अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वह टेस्ट ट्यूब ट्रीटमेंट औरतों के साथ करते हैं। ये अमल अच्छा नहीं था अगर उनके पति की रजामंदी से किया जाए, लेकिन आमिर जो कर रहे थे वो गुनाह था क्योंकि वह ट्रीटमेंट के लाखों रुपए लेते थे और उनकी औलाद होने वाला बाप मेरा पति था। उनकी बातें मैं सुन चुकी थी जो वह नर्स से कर रही थी। तो वह इस तरीके से औरतों के बांझपन का इलाज करते थे। इससे पहले कि वो मुझ पर अपना तजुर्बा करते, मैं उठकर बैठ गई और अपना नकाब भी उल्टा दिया। मुझे सामने देखकर तो आमिर के होश उड़ गए थे। मैंने कहा, क्या आप ये इलाज करते हैं आमिर? मेरी बात सुनकर वो घबरा से गए थे। मुझसे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर, वो भी इस बुरखे में। मैं रोने लगी। मैंने कहा, लेकिन मैं कुछ कह रही थी, तभी आमिर बीच में बोले और उन्होंने अपने सारे स्टाफ को बाहर भेज दिया। मैंने कहा कि आप औरतों के साथ ऐसा काम करते हैं? मेरी अपनी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आमिर, मेरी बहन का पति बांझ था।
मेरी बहन बांझ नहीं थी, लेकिन आपके ट्रीटमेंट से वह आपके बच्चे की माँ बन गई है और मेरे बहनों ही ने उसे मायके भेज दिया है। आपको अंदाजा भी है कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे थे और सबके सामने दीनदार और नमाजी बनने का ढोंग रचा रहे थे, ताकि लोग आप पर भरोसा करें, ये समझे कि आप ऊपर वाले की रहमत है, कि आप जिसका इलाज करते हैं वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और वो मेरे सामने शर्मिंदगी से खड़े थे। मैंने कहा कि बस ये बता दीजिए मुझे कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे सवाल पर कहने लगे कि पैसों की वजह से, मुझे पैसे कमाने थे और मेरे पास ज्यादातर पैसे नहीं थे और औरतें ही आती थी जो खुद को ठीक होती थी, लेकिन उनके पति औलाद पैदा करने की ताकत नहीं रखते थे और वे अपना इलाज इसलिए करवाने की हामी ही नहीं भरते थे कि उनके आज सामने आ जाती थी। मैं तो उन्हें औलाद की नेमत से नवाज रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है। मैं बहुत गौर से उन्हें देखकर पूछा कि एक गुनाह के जरिए। वो कहने लगे कि ईमानदारी से मैं घर सिर्फ सूखी रोटी से ही चलता है। जो ऐशो आराम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इतनी ऐशो आराम के लिए उतने पैसे ही चाहिए जो ईमानदारी से नहीं मिलते। और फिर शोहरत एक बहुत बड़ा नशा है, जिसे लग जाए वो हर बुराई और अच्छाई को लगाने से पीछे नहीं हटता। मैंने ईमानदारी से भी काम किया था, लेकिन मेरे दिन रात की मेहनत का मुझे कोई सिलसिला नहीं मिला था। मुझे एक नाकाम डॉक्टर का ही नाम मिलता था, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ और ऊपर वाले से माफ़ी भी मांग लेता हूँ। फिर मैंने कहा कि आमीन, आप इस काम को छोड़ दीजिए, ये काम अच्छा नहीं है। मेरी बात पर वो हंसने लगे और कहने लगे कि शट अप, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। मुझे अपनी दौलत और सूरत से बहुत ज़्यादा प्यार है। तुम अगर मेरी हकीकत जान चुकी हो तो अपनी ज़ुबान बंद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी में यूं ही ऐशो आराम से भर दूंगा। मैंने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं गुनाह का पैसा नहीं खा सकती हूँ। मेरी बात पर आमिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले कि कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने खड़ा आदमी शायद एक यही हथियार मेरी जुबान बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। एक मेरी बहन का घर वो बर्बाद कर चुका था और न जाने कितनी औरतों के साथ उसने ऐसा काम किया था जिसकी वजह से वो अनजान थी और वह आमिर के बच्चे को अपना समझ कर पाल रही थी। मेरे पास 2 रास्ते थे, एक सच्चाई का और दूसरा वो जिससे मेरा घर बच सकता था। मैं एक औरत थी, इंसान थी, इसलिए मैंने पहले तवज्जो अपने घर को दी थी। मेरे बच्चे छोटे थे, उन्हें मैं कैसे बाप की मोहब्बत से महरूम कर सकती थी। और एक सच ये भी था कि मैं आमिर से मोहब्बत करती थी। मैं उनके साथ घर पर आ गई थी, लेकिन मेरा इम्तिहान है शायद अब शुरू हुआ था। मैं जानती थी मेरे सामने जो खाना रखा हुआ है वो किस पैसे से खरीदा हुआ है। गुनाह से मुझे उस खाने से बदबू सी आने लगी थी। मेरा निवाला गले में जाकर रुक गया था। मैं हराम की कमाई का एक निवाला अपने अंदर डाल रही थी और हराम हराम ही होता है। मेरा जी मचलाने लगा था। मैं फौरन से उठकर वॉशरूम में चली गई थी और उंगली गले में डालकर वो निवाला मैंने अपने गले से निकाला। मैं ये नहीं कर सकती थी, इसलिए दूसरे दिन ही पुलिस स्टेशन में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था। मैं अपना ईमान नहीं बेच सकती थी, क्योंकि मैं ऐसी औरत नहीं थी। मैंने अपने बहनों के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, इसलिए उसे कोई सज़ा मत दो। जो कसूरवार था मैंने उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया है। जब आमिर की इन्वेस्टिगेशन की गई तो 50 से ज़्यादा बच्चों का बाप आमिर ही था। काश कि मर्द अपने बांझपन की बीमारी को एक आम बीमारी समझकर उसका इलाज करवाना अपनी शान का मसला ना बनवाए और ये समाज ऐसी औरतों का जीना दुर्भर ना करे, तो शायद औरतें तंग आकर ना तो कोई अमल का निशाना बने, ना ही आमिर जैसे डॉक्टर की भेंट चढ़े। धन्यवाद दोस्तों।